लोग देख रहे थे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म में आपने अभी तक पढ़ा, फर्स्ट हम लोग पढ़े थे मास परसेंटेज, सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ मोलैरिटी, सिक्स मोलैलिटी, सेवन फॉर्मेलिटी, और अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख। 10 लाख मीन्स 10 टू द पावर 6 मीन्स जब सॉल्यूशन लार्ज अमाउंट में रहे, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में रहे और उसमें सॉल्यूट वेरी स्मॉल अमाउंट रहे, बहुत कम मात्रा में अगर सॉल्यूट मिला हुआ रहे एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, तब उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन के रूप में। तो जब सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में हो, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में रहे, तब उसके कंसंट्रेशन को व्यक्त करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। जैसे पॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो प्रदूषण की मात्रा है उसे हम लोग व्यक्त करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। When a solute is present in very small amount, जब सॉल्यूट उपस्थित रहे, बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहे, तब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन द यूनिट ऑफ ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इट मे बी डिफाइंड एज, इसे हम लोग परिभाषित करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वह मास प्रेजेंट इन 1 मिलियन मीन्स 10 टू द पावर 6, 10 लाख, 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन 1 मिलियन रहे, उसमें सॉल्यूट का जो मास रहेगा डिसॉल्व वेरी स्मॉल अमाउंट में, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ए लेट सॉल्यूट is equal to mass of solute by mass of solution into 10 to the power 6. For example, a sample containing 5 gram solute, अगर 5 ग्राम सॉल्यूट लेते हैं जो 10 टू दी पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, तो इसे आप कहेंगे 5 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन ppm। एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो प्रदूषण रहता है उसे व्यक्त करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। When mass volume ratio is considered, जब मास वॉल्यूम रेशियो को कंसीडर करते हैं, द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर ppm इज माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, म्यू माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। तो ये था पार्ट्स पर मिलियन। और अब हम लोग देखें लास्ट, नॉर्मेलिटी क्या होता है, सामान्यता कहते हैं, कैपिटल N से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी इट मे बी डिफाइंड एज, इसे परिभाषित किया जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट जो डिसॉल्व रहता है, घुला हुआ रहता है, पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट मास घुला हुआ रहेगा वह नॉर्मेलिटी कहलाता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को हम लोग फिर इस तरह से भी देख सकते हैं, नॉर्मेलिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाय E इंटू V। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट
टेकन इन ग्राम, टेकन इन ग्राम। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है देखेंगे बाद में, पहले आप ये जानिए इस नॉर्मेलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा। आपने पढ़ा था टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम पर होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगा, घटेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव ऑन नॉर्मेलिटी। द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी डिक्रीज होता है, घटता है। कभी कभी 1 मार्क में पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को आप तब कैलकुलेट कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब आपको ज्ञात होगा इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, अब जानते हैं। पहले ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, तुल्यांकी भार क्या है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वह वेट होता है उस एलिमेंट का जो 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे या कंबाइन करे, या फिर 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट को। कोई एलिमेंट है, कंपाउंड है, आयन है, एसिड है, बेस है, तो इन सबों का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसको समझिए। फर्स्ट लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास में डिवाइड करेंगे उस एलिमेंट के वैलेंसी से। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, इक्विवेलेंट वेट 35.5। अगर इसी को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तब कहलाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अनदर एग्जांपल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, वैलेंसी 2, इसीलिए ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8। तो ये था एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे आयन का, कंपाउंड का, एसिड का और बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मेलिटी को। अब हम लोग देखें इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आयनिक वेट बाय चार्ज ऑन द आयन। कोई भी आयन का जो वेट होगा उसमें डिवाइड करेंगे टोटल चार्ज से। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na+, आपने पढ़ा सोडियम का एटॉमिक मास 23, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, मास पर, वेट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, एटॉमिक मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए Na+ का आयनिक वेट 23, 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 से डिवाइड किया, इक्विवेलेंट वेट 23। मैग्नीशियम आयन का इक्विवेलेंट वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, मैग्नीशियम आयन का भी आयनिक वेट वही होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से एटॉमिक मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता है।
तो 24/2, दो पॉजिटिव चार्ज 12। एल्युमिनियम आयन का इक्विवेलेंट वेट 27/3। एल्युमिनियम एटॉमिक मास 27, टोटल पॉजिटिव चार्ज 3, दैट इज 9। ऑक्साइड आयन का इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2-2 इज इक्वल टू 8। अब आइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कंपाउंड, तो उस सॉल्ट के मोलर मास में डिवाइड करेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन। जैसे NaCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन 35.5। NaCl आयोनाइज्ड होता है Na+Cl-। 1 पॉजिटिव चार्ज 1 से डिवाइड करिए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा 58.5। मैग्नीशियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 into 4, 64/2, because it is ionized as Mg2+ and SO4 2-। टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 से डिवाइड कर दीजिए। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट आयोनाइज्ड एज Fe3+, 2Fe3+, सल्फेट आयन SO4 2-, 3 सल्फेट आयन। नाउ टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 into 3, 6, एंड इसीलिए 6 से डिवाइड किया और इक्विवेलेंट वेट 66.66। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ एसिड बाय बेसिसिटी। व्हाट इज बेसिसिटी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन बाय एन एसिड। जब आप एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपना H+ आयन प्रोटॉन डोनेट करेगा। कोई भी एसिड जितना H+ आयन डोनेट करेगा, लॉस करेगा, वह नंबर ऑफ H+ आयन कहलाएगा बेसिसिटी। लेट अस कंसीडर HNO3 नाइट्रिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहले मोलर मास निकालिए, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 into 3, 48, and basicity 1 because it gives 1 H+ ion, H+NO3-। तो नाइट्रिक एसिड एक ही H+ आयन देगा, इसीलिए इसका बेसिसिटी 1, इक्विवेलेंट वेट 63। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन 1 into 2, sulfur 32, oxygen 16 into 4/2 because it is ionized 2H+ and SO4 2-। The sulfuric acid donates 2 proton, 2 H+ ion, that is why its basicity is 2 and equivalent weight 49। now equivalent weight of base, बेस का इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन बाय ए बेस इज कॉल्ड एसिडिटी। जब आप किसी भी बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो OH- हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करेगा, वह नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कहलाएगा एसिडिटी। NaOH, सोडियम 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, एंड इट इज आयोनाइज्ड Na+OH-, 1 OH-, दैट इज एसिडिटी 1, डिवाइड करिए इक्विवेलेंट वेट 40। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, यह आयोनाइज्ड होगा Ca2+ एंड 2 हाइड्रोक्सिल आयन, यहां 2OH 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, इसीलिए इसका एसिडिटी 2 हुआ और इक्विवेलेंट वेट 37। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे
नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब आप इक्विवेलेंट वेट जान गए तो इसके आधार पे हम लोग नॉर्मेलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक प्रॉब्लम समझे नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन containing 50 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करना है। पहले देखिए क्या सब दिया हुआ है। यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वेट W2 दिया हुआ है 50 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर, या मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 ml। अब आप पहले इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अभी अभी आपने देखा था यह बेस है, बेस का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय एसिडिटी, इक्विवेलेंट वेट 40। नाउ फाइनली आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपने पढ़ा है नॉर्मेलिटी के लिए, W2 इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू V, W2 50 इंटू 1000, इक्विवेलेंट वेट 40 बाय वॉल्यूम, सॉल्व कर दीजिए, निकल गया नॉर्मेलिटी। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मेलिटी। ये सब था कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, गैस का सॉल्युबिलिटी सॉलिड में, लिक्विड में, या फिर सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक जितना आप पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।